अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, 10th क्लास में आपने कैपेसिटर को डिटेल में देखा था। कैपेसिटेंस से भी आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैपेसिटर कैसी डिवाइस है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आती है इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस को स्टोर करता है और वो चार्जेस इसकी एनर्जी के तौर पर अपीयर होते हैं, राइट। तो अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज को इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, ये बात याद रखिएगा जी। इसकी कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है, क्योंकि कैपेसिटर की और भी बहुत सारी टाइप्स है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, लेकिन आपके इस चैप्टर के अंदर जो आपको कैपेसिटर दिखाया जा रहा है इट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ उसी की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है, क्योंकि ये नॉर्मली जो है कॉमनली यूज होने वाला कैपेसिटर है। तो बताया जा रहा है टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय वैक्यूम। ये आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, इसको वैक्यूम के जरिए क्या किया गया, सेपरेट किया गया है। वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकती है, या कोई और मीडियम हो सकता है, यानी कि मीडियम कुछ भी हो सकता है। और जो मीडियम होगा उसको डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। अब डाइलेक्ट्रिक क्यों कहा जाता है ये ऑलरेडी मैं आपको कूलम्स लॉ में बता चुका हूँ, मैं डाइलेक्ट्रिक की एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्यों कहा जाता है इसको हम आगे चल के इंशाल्लाह देखने वाले हैं जी। दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। आपको नजर आ रहा है कि ये प्लेट्स एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये लेफ्ट वाली प्लेट जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और राइट वाली जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। आगे से देखते हैं जी। अ चार्ज प्लस क्यू इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट विच इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बट नेगेटिव क्यू यानी कि माइनस क्यू ऑन द प्लेट कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, राइट। यही चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। It is experimentally observed that the charge Q stored in capacitor of capacitance C is directly proportional to the potential difference applied across it। ये आप मैट्रिक में देख चुके हैं 10th क्लास के अंदर कि जो चार्ज स्टोर होता है उसका जो ताल्लुक होता है वो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ये चीज़ आपने मैट्रिक में देखी हुई है। तो सिमिलरली यहाँ हम वही रिलेशन यहाँ यूज करेंगे। चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में चेंज करूँ तो मैं एक कांस्टेंट पुट करूंगा विच इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल C। और यहाँ जो C है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेकिन इसको खास टर्म दी गई है विच इज कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो C जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस क्या चीज है? इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ये यानी कि एक कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत है। कैपेसिटेंस निकला कैपेसिटी से। अगर एक कमरे में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, इसका मतलब उसके अंदर बैठने वाले बच्चों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 100। अगर 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो 50। इसी तरह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये इसी बात का आपको तायुन देती है कि एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत कितनी है। जितनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने की उसके अंदर सलाहियत होगी। तो यहाँ इसने डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो यहाँ अगर मैं उसी रिलेशन को रीअरेंज करूँ Q इज इक्वल टू CV को, तो C विल बी इक्वल टू व्हाट, Q ओवर V, राइट। तो इसका यूनिट होता है फैरेड। फैरेडे नामी जो साइंटिस्ट था उसकी बुनियाद पर इसका यूनिट फैरेड रखा गया है। अब फैरेड जो है वो 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इसी बुनियाद पर अगर मैं फैरेड की डेफिनेशन करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। यानी कि अगर किसी एक प्लेट को अगर आप क्या दे दें, 1 कूलम चार्ज दे दें, आपको पता है कि एक प्लेट के ऊपर अगर मैंने पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज दे दिया, दूसरी प्लेट पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव 1 कूलम चार्ज पैदा हो जाएगा इंडक्शन की वजह से, राइट। तो अब अगर मैं कुछ इस तरह से उनके ऊपर 1 कूलम चार्ज दे दूं जिसकी वजह से उनकी प्लेट्स में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाए, तो उस वक्त कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू 1 फैरेड कहलाएगी। अब इसकी कैपेसिटेंस के यहाँ और भी मजीद बड़े यूनिट्स हैं, 1 माइक्रोफैरड। अब ये जो 1 माइक्रोफैरड है यहाँ म्यू का साइन आना है, तो ये म्यू का साइन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। म्यू आपको पता है कि साइन माइक्रो के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ फैरड। तो ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड है। तो 1 पिकोफैरड, पिको आपको पता है 10⁻⁻12 के इक्वल होता है, तो -10⁻⁻12 फैरड, राइट। देयर आर फ्यू फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। यानी कि आपके पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, number 2 the medium between the plates, number 3 separation between the plates।
जी बेटा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड करना। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के तौर पर कैसे लिख सकते हैं? हाउ वुड यू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपकी बुक में जो टॉपिक का टाइटल है वो यही है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सपोज करना पड़ेगा जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होगा और उसके दरमियान एक डी फासला होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल प्लेट्स each of area A separated by D, the distance T is small so that the electric field between the plates remains uniform। यानी कि इन दोनों के दरमियान जो D फासला वो कम रखा गया ताकि दोनों में पाई जाने वाली फील्ड एक दूसरे के साथ पैरेलल रहें, यानी कि यूनिफॉर्म रहें between these plates, right? And confined in the region between the plates, और इसी रीजन के अंदर वो फील्ड लाइंस क्या रहें? कन्फाइंड रहें, इससे बाहर ना निकलें। तो इसकी वजह से D को स्मॉल रखा जाता है। ठीक है, इसमें केस 1 में लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है वो वैक्यूम है। अगर वो वैक्यूम है तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ वैक्यूम अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला भी मुझे पता है, तो मुझे इसका मतलब है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ई इज इक्वल टू वी ओवर डी होती है। आप ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज को, राइट? तो अब आपको पता है कि जितना चार्ज एक प्लेट के ऊपर होगा उतना ही चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नंबर ऑफ चार्जेस जो कि पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर है, नंबर ऑफ चार्जेस जो कि नेगेटिव प्लेट के ऊपर होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब उनके चार्ज डेंसिटी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो क्यू ओवर ए, यहां से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? अब देखिएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स कितनी होती है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपने कहाँ देखा था? ये आपने गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन है उसमें जो सबसे आखिरी एप्लीकेशन है उसमें आपने यही देखा था कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जो कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर थी। आपको याद होना चाहिए। तो अभी आपके पास चंद एक फॉर्मूलाज है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ सिग्मा की वैल्यू पुट करूँ, सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा कहते हैं। अगर ये वैल्यू मैं सिग्मा की जगह रिप्लेस कर दूं तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी? क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू ऊपर आ जाएगा, ए नीचे उतर के एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ई की वैल्यू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी है और ई की वैल्यू वी ओवर डी के बराबर भी है। इन दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हैं, तो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट वी ओवर डी आपस में इक्वल आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है अगर आपने कैपेसिटेंस फाइंड करनी तो आपको क्यू ओवर वी यहाँ बनाना है। इस फॉर्मूले को या इस रिलेशन को आप इस तरह से अरेंज करेंगे कि क्यू ओवर वी आपके पास आ जाए। तो क्यू ये वी उठा के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू ओवर वी इक्वल आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो क्यू ओवर वी किसके इक्वल है? सी वैक्यूम, यानी कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर। तो इन केस ऑफ वैक्यूम आपके पास जो कैपेसिटेंस आ रही है वो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ रही है, राइट? ये तो था केस 1, जब आपके पास दोनों प्लेट्स का दरमियानी जो मीडियम था वो क्या था? वो फ्री स्पेस थी या वैक्यूम था। जी बेटा, अब हम दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरे केस के अंदर अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल दरमियान में रख दिया जाए, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि जो दोनों प्लेट्स के चार्जेस को आपस में मिलने नहीं देगा, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। अगर कोई ऐसा मटेरियल रख दिया जाए तो आपके पास जो कैपेसिटेंस हो जाएगी उस सी मीडियम के अंदर वो क्यू ओवर वी डैश हो जाएगी। आपके v के ऊपर भी, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम डिपेंडेंट है। जी बेटा, आपके पास जो ई डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो ई ओवर एप्सिलॉन आर हो जाएगी। जी बेटा, ये गलती से एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है, यहाँ नॉट की बजाय आपने क्या लिखना है? एप्सिलॉन आर, यानी कि बटे में डिनोमिनेटर में रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। तो ये आप इसको आर से चेंज कर लीजिएगा। ये सबस्क्रिप्ट जो नॉट लिखा हुआ है इसको आर से आपने चेंज करना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसको आर से आपने चेंज करना है, ये गलती से नॉट लिखा गया है। जी बेटा, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट करें जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ऊपर आपको आइडिया होगा, ऊपर देखें, अगर आप इस वैल्यू को आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये देखिएगा Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आप फाइंड कर चुके हैं। अगर इस वैल्यू को मैं नीचे वाले रिलेशन में पुट कर, अगर मैं इसको ई डैश के रिलेशन में पुट कर दूं तो ई की वैल्यू आप पुट करें Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर है ये नॉट नहीं है, आर है बेटा। तो ये एप्सिलॉन आर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के साथ, राइट? अब ये मेरे पास ई डैश आ गया, तो मैं वी डैश निकालना चाहता हूं तो वी डैश ईडी के वी ईडी के बराबर होता है, तो वी डैश ई डैश डी के बराबर होगा। तो ई डैश की वैल्यू आपने निकाल ली हुई है, उसको उठा के आप यहाँ पुट करें और यहाँ आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। तो मेरे पास सी मीडियम बराबर किसके था? अभी आपने बताया क्यू ओवर वी डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऊपर। तो आप यहाँ इस रिलेशन में
कैपेसिटेंस इन केस ऑफ अदर मीडियम आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप Q ओवर V डैश के अंदर V डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो कि QD ओवर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, Q से कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ D रह जाएगा। तो ये वो कैपेसिटेंस है जो कि इन केस ऑफ मीडियम है, राइट। अब अगर मैं इसमें से A एप्सिलॉन नॉट और D को अलग कर लूं, राइट, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D ये कैपेसिटेंस बन जाएगी इन केस ऑफ वैक्यूम। अगर इन केस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटेंस बनेगी तो आपके पास सी मीडियम का जो रिलेशन आएगा वो एप्सिलॉन R इंटू सी वैक्यूम आएगा और यहां से आप एप्सिलॉन R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि इन दोनों कैपेसिटेंसेस की रेशियो होगी। अब वो रेशियो कैसे निकलेगी, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, राइट, जो कि एप्सिलॉन R के बराबर आएगी। और एप्सिलॉन R क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह रहे हैं उसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो। जी, इस रेशियो के मुताबिक हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ये रेशियो है उस कैपेसिटेंस के जब आपने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल को एज मीडियम यूज किया हुआ है बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम आर एयर एज मीडियम बिटवीन देम, यानी कि वो कैपेसिटेंस जब उसकी प्लेट्स के दरमियान आप जो मीडियम सपोज कर रहे होंगे, अगर वो क्या सपोज करेंगे, वैक्यूम या एयर या कोई फ्री स्पेस सपोज करेंगे, इन दैट केस आपके पास ये जो रेशियो आएगी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आएगी। अब चूंकि ये दोनों सेम तरह की जो वैल्यूज है उनके दरमियान रेशियो है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट टॉपिक्स के अंदर। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।